जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि शब्द। मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है सर? ठीक, थैंक यू सर। मैं पीपीटी खोल लेता हूँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए प्रेयर करके शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। Third prayer is soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. तो कल जो है हमारा नया टॉपिक डिस्कशन का थर्ड पार्ट शुरू हो गया। जो लेवल 3 के डिस्कशन का फर्स्ट पार्ट होता है उसको मैं कहता हूँ, जिसमें ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बर्थ की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया कि यही 5 प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है। सेकेंड पार्ट वो था जिसमें हमने ये दिखा कि समस्या तो पता है लेकिन क्या दिक्कत है, हम समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो वो तीन पॉइंट डिस्कस किए ना। हम वैराग्य और अभ्यास नहीं करते हैं। दूसरा हमने आइडेंटिफाई किया था हमारी श्रद्धा नहीं है।
और तीसरा हमने आइडेंटिफाई किया था कि हम कंफर्ट जोन के बाहर ही नहीं निकलना चाहते। ये 3 चीज डिस्कस हो गया था। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो अब हमें तो पता चल गया कि हाँ ये समस्या, उस समस्याओं को कैसे दूर करें, कि जो समस्या हल करने में समस्या मैंने 3 यही बताया था। ये क्लियर है आपको कि अभ्यास वैराग्य, दूसरा चीज श्रद्धा की कमी होना, और तीसरा चीज हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में हम समस्याओं का हल जानने के बावजूद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो अब हम करें क्या? अब हम क्या करें उस चीज के लिए? तो करें ये कि मैंने बताया था कि इसी चीज को सही करने का रास्ता है अष्टांग योग, अष्टांग मार्ग, जो पतंजलि जी ने बोला, जिसको योग दर्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका शास्त्र में आप पढ़ेंगे, इसका योग दर्शन बोला गया, जबकि सही नाम है पतंजलि योग दर्शन, लेकिन योग दर्शन के नाम से भी ये फेमस है। तो पतंजलि जी ने अष्टांग योग बोला था, लेकिन मैंने आपको क्लास में, परसों की क्लास में बताया था, कल सुबह की क्लास में, कि वो जमाना दूसरा था जब पतंजलि जी थे 2500 साल पहले। आज अष्टांग योग से काम चलेगा नहीं। अब हमें 2 चीज उसमें और ऐड करनी पड़ेगी, आहार, युक्ताहार योग, और दूसरा है शरीर शोधन क्रियाएं। युक्ताहार योग आप लोग कर चुके हैं अच्छे से, बिना बताए। वहां मैं बताया नहीं था कि मैं तो आपको दशांग योग का बता रहा हूँ बातें, लेकिन आपको क्लास लिया 4 घंटे, फिर आपने आहार महीने भर खाया और बेनिफिट भी देखे। उस स्टेप से आगे जब बढ़े तो आपने बेनिफिट देखा। तो अगर इस शरीर को मिट्टी मान ले तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस शुरू के 2 महीने जब आप देश योग जुड़े, आपके अंदर सात्विकता का बीज बोया गया। ये तो क्लियर होगा सभी को कि हाँ उस 2 महीने में ये हुआ है, सात्विक का बीज बो दिया गया है, और आप बिना कहे सात्विक बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, सात्विक बनना चाह रहे हैं और अधिक सीखना चाह रहे हैं। क्या हो रहा है इसी में बहुत लोग मन में, क्या होता है लेवल 4 में, लेवल 5 में क्या डिस्कशन होता है, कौन सा ऐसा डिस्कशन है जो ये कहते हैं जीवन भर चले? मैं लेवल 5 डिस्कशन हमेशा यही बोलता हूँ। जैसे आपका क्लास 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने 2.5 महीने जो भी लगता है, लेकिन लेवल 5 जो डिस्कशन होता है वो कभी नहीं खत्म होने वाला है। जब तक वो लोग जिएंगे, जब तक मैं जीऊंगा, वो डिस्कशन चलते ही रहने वाला है। कोई वहां ऐसा डिस्कशन होता है वो कभी उसका एंड नहीं है। उसी चीज को रोज डिस्कस करूंगा, रोज अलग तरीके से डिस्कस होगा। तो ऐसे ही ये कर रहा हूँ। तो अलग अलग, जैसे आपको हमेशा आगे देखने की इच्छा होती है, किसी को लग जाए इच्छा है कि हाँ लेवल 5 में क्या होता है, बताइए लेवल 5 में क्या हो रहा है। तो जैसे वहां कर रहा हूँ यहाँ इच्छा है, वैसे ही आपको सात्विक, जो आपने सात्विक आहार लिया, उसके अगर आगे जानने की इच्छा है तो लेवल 3 शुरू हुआ था। लेवल 3 क्लास में अगर शुरू में याद हो तो मैंने सारा बताया था कि देखिए, अगर किसी को याद है जब लेवल 3 की एंट्री वाली क्लास हुई थी, एक दिन क्लास जब मैं लेता हूँ 2 से 3 में, उसमें बताता हूँ कि आप लेवल 3 में क्या क्या होगा। अगर अपने आप के अपडेटेड वर्जन को रोज मिलना चाह रहे हैं, रोज देखना चाह रहे हैं, अपने आप को रोज अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो आप लेवल 3, 4, 5 में आइए। हर दिन यहाँ महसूस हो रहा है, बताइए आपको ये लगता नहीं अभी तक की लेवल 3 क्लास में ये महसूस हुआ नहीं हर दिन मैं कुछ नया बनाऊं? किसकी ये फीलिंग है कि हर दिन मेरा कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का हिस्सा जो है वो हुआ है, क्या कहते हैं, इम्प्योर हुआ है, सॉरी प्योर हुआ है, प्योरिटी फील किया। हर दिन आप थोड़ा सा अपग्रेड हुए हैं। हर दिन मैं कहिए कि मैं रोज वो एक अपडेट लेकर आ जाता है, सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं होता है, सॉफ्टवेयर, ये भी अंदर ही भगवान ने सॉफ्टवेयर डाल दिया है। मैं रोज एक अपडेट लेकर आता हूँ, इंस्टॉल करेंगे, आप लोग कहते हैं हाँ करूंगा, इंस्टॉल करेंगे, हाँ करूंगा, रोज कोई ना कोई अपडेट लेकर आता हूँ, और वही अपडेट, ठीक है, अब वही मैं आगे चलता हूँ इसी डिस्कशन। तो कल इसी डिस्कशन को मैंने और आगे लिया था। तो जब हमने लेवल 2 में रह के इसी मिट्टी में, अगर इस शरीर को मिट्टी माने तो सात्विकता का बीज डल गया है, पौधा निकल चुका है थोड़ा सा, क्योंकि आगे जानने की अगर इच्छा है तो इसका मतलब पौधा निकल चुका है। जिसकी इच्छा नहीं वो चुपचाप वापस चला जाए, अरे यार फालतू है, कुछ नहीं, खाना ही बंद करा देते हैं, कुछ खाने भी नहीं देते लोग, क्या है जो है, ऐसे थोड़े होता है। ऐसे भी लोग हम, ऐसे लोग हैं जिनका बीज ऐसे अंकुरित नहीं हुआ वापस चले जाते हैं। जिनका बीज अंकुरित हो गया है वो तो देखेगा आगे क्या, यार इतना अच्छा लग रहा है, शुरू में लग रहा था खीरा कैसे खाएंगे, बाद में लग रहा है खीरे से कितना अच्छा गुण होता है। तो अब जिसका अंकुरित हो गया है, तो अब इस पौधे को हमें सुरक्षित करना है, सात्विकता के पौधे को। मैं कल की क्लास को रिपीट कर रहा हूँ, जो कल इवनिंग में कुछ लोग लग रहा है क्लास अटेंड नहीं किए हैं, कई लोग मैं देख रहा हूँ प्राइवेटली मैसेज कर रहे हैं कि कल वाला रिपीट कर, तो मैं पूरा थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। तो कल इवनिंग की क्लास में यही हुआ कि जो आपने सात्विकता का बीज डाला है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 चीज होगा। पहले जैसे पेड़ लगाते हैं क्या करते हैं, पहले ट्री गार्ड होता है फिर न्यूट्रिशन। ऐसा नहीं कि आप पहले न्यूट्रिशन देके फिर ट्री गार्ड कल लगाऊंगा,
आप जो है पहले उसको खाद पानी देते हैं, साथ में उसके चारों ओर ईंट लगा देते हैं, कांटे लगा देते हैं, तार लगा देते हैं। क्यों तार लगा देते हैं? कि इस छोटे से पौधे को जो निकला है कोई बकरी आके चर न ले, नहीं तो बकरी आएगी ऐसे ऐसे करेगी, खा के चली जाएगी। आप खाद पानी देते रहिए, वो चर के चली जाएगी। तो एग्जैक्टली वही चीज हमारे इस लाइफ में भी है। जैसे वो मैं पेड़ के एग्जाम्पल कर रहा हूँ, वही चीज हमें इस शरीर में करना है। हमें इस शरीर में, ये मिट्टी है, इसमें बीज डला था, पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए हम फेंसिंग करेंगे, अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी करेंगे जिससे कोई बकरी हमें चरे नहीं। अब बकरी कौन है? आपके परिवार के लोग, माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, रिश्तेदार, ऑफिस के बॉस, सबॉर्डिनेट, जो भी ये संसार बकरी है। ये संसार आपके अंदर के अच्छे गुणों को चरने की कोशिश करता है। हमेशा जो है आप लोग खाना खा रहे हैं लेकिन लोग बोलते हैं यार छोड़ो, एक दिन के लिए खा लो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कर लो वैसा कर लो। डेविएट कर रहे होंगे आपको सात्विक आहार के उससे। हाँ, अच्छा देखिए संध्या, लेकिन पूरे दिन क्लास की फीलिंग रहती है। ऐसे जैसे जैसे घुसते जाएंगे ना, अभी तो वही कहना, जैसे क्लास में घुसते जाएंगे अजीब, मतलब सब कुछ दिन भर यही सोचते रहेंगे, क्लास का ही सब कुछ चलता रहेगा। तो जैसे मैं कहूँ कि अब आपका, अब अपने आप के चारों ओर वो दीवार खड़ी करनी है। वो दीवार क्या है? 5 तरह की दीवार खड़ी करनी है। इसी दीवार का नाम पतंजलि जी ने रखा है यम। जो 5 दीवारें हैं उसी दीवार का नाम है यम। तो यम का मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और जो उसमें न्यूट्रिशन देते हैं, जैसे पेड़ के बाद एक तो फेंसिंग किया और फिर न्यूट्रिशन दिया। जो न्यूट्रिशन देते हैं, 5 तरह की खाद हमारा ये पौधा चाहिए। जो सात्विकता का पौधा आपके शरीर में देश योग में आने के बाद लग चुका है, उसको अगर आगे बढ़ना है तो 5 तरह का दीवार और 5 तरह का न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कौन से हैं? शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, धाम। ये 5 तरह के न्यूट्रिशन। तो यानी इस तरह समझिए कि हमें 10 बातों को सीखना है। यही अगले 1 महीने का डिस्कशन है। मैं 10 बातों को आपसे डिस्कस करूंगा। हर डिस्कशन में 2 दिन 3 दिन लगेगा। तो कल पहला डिस्कशन शुरू है अहिंसा। अहिंसा क्या है, यही डिस्कशन कल शुरू। यानी पहली दीवार हम लोग अपने चारों ओर खड़ी करना शुरू कर रहे हैं। ये प्रोटेक्शन वॉल है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कल मैंने डिफाइन किया था कि हिंसा, हिंसा क्या है। जनरली जब भी आप मन, वचन और कर्म से किसी को चोट पहुंचाएं, इसी को हिंसा कहा जाता है। और हिंसा हम किस लिए करते हैं? शत्रु का नाश करने के लिए। सोचते हैं कि इससे शत्रु का नाश हो जाएगा। और शत्रु जरूर नहीं कोई दुश्मन हो, शत्रु आपके घर परिवार के लोग भी हैं। जो आपके मन का न करे आपका शत्रु है। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपका बेटा बेटी आपकी बात नहीं सुनता है, आप यानी आपका शत्रु है वो। क्यों? तभी आप गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, उसको मन, वचन, कर्म से कुछ बोलते हैं, बुरा भला कहते हैं, और आप सोचते हैं कि यह मेरी बात कर ले। तो हिंसा जनरली 2 कारणों से की जाती है। पहला, आप किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और दूसरा आप अपने शत्रु का नाश करना चाह रहे हैं, वध करना चाह रहे हैं या समाप्त करना चाह रहे हैं। ये तो हिंसा इसलिए करते हैं, लेकिन हिंसा उससे होता नहीं है। पतंजलि, कभी आप कभी देखिए अपनी लाइफ में, हिंसा करके कभी न शत्रु का नाश होता है और न आप लोग आपके कंट्रोल में आते हैं। ये कल मैंने डिटेल बताया था, इसलिए बहुत नहीं चल रहा हूँ। फिर पतंजलि जी ने बोला कि अगर ये सही में करना चाह रहे हो, शत्रु का नाश करना चाह रहे हो, ये चाह रहा है कि लोग मेरी बात सुने, मेरी बातों को समझें, जो मैं कहूँ वही करें, तो उसके लिए आपको अहिंसा की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही कल मैंने बताया था। मेन ये था। फिर उसके बाद बताया था कि अहिंसा की प्रैक्टिस करना ये बहादुरी की निशानी है। ये कायरों का, जैसे लोग कहते हैं ना कि ये कोई कायरता नहीं है। जो बहादुर लोग होते हैं वही अहिंसा की प्रैक्टिस करते हैं। जो कायर लोग होते हैं वो डंडा उठा लेते हैं, लाठी उठा लेते हैं, बंदूक उठा लेते हैं, वो कायर टाइप के लोग हैं, जो जल्दी से तुरंत बंदूक ही उठा लेते हैं। अहिंसा बहादुरों का काम है। अब मैंने बताया था कि चलिए, सब मैंने बताया, देखिए ये थ्योरी तो है कि मन, वचन, कर्म से किसी को हानि न पहुंचाएं, लेकिन ये प्रैक्टिस वास्तव में बहुत टफ है, बहुत टफ है। ये आसान नहीं। तो फिर मैंने कल यही बताया था कि अब इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अहिंसा तो हम समझ गए, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आपने सर बता दिया। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं जो है। तो अहिंसा की प्रैक्टिस करने का जो तरीके हैं वो कल मैंने बताना शुरू किया था। तो पहला तरीका मैंने बताया था अहिंसा की प्रैक्टिस क्या है, वो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहीं तक कल हुआ, कल का सारा रिपीट हो गया।
पहला जो अहिंसा की प्रैक्टिस का पॉइंट है उसका नाम है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम। यह पतंजलि योग दर्शन का एक सूत्र है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसाद। आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं उनको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। इस पूरे संसार को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला सुखी व्यक्ति, जो आसपास के लोग होंगे वो या तो बहुत सुखी होंगे। दूसरा दुखी व्यक्ति, वो दुखी होंगे किसी बीमारी को लेके, किसी समस्या को लेके। तीसरा कैटेगरी होता है पुण्यात्मा, जो बहुत अच्छा होगा, देख के लगता है यार कितना अच्छा व्यक्ति है, ये तो अपना सोचता है नहीं, एकदम सेल्फलेस काम किया जा रहा है, वो ऐसा व्यक्ति होता है पुण्यात्मा। और एक होता है अपुण्य आत्मा, जो हमेशा हमेशा अपने स्वार्थ की बात करता है। मतलब अगर आपकी मृत्यु होती रहेगी, अगर एक बेटा है अपुण्य आत्मा है, पिताजी की मृत्यु होती रहेगी तो पिताजी के पास जाएगा, दुख नहीं मनाएगा, बोलेगा पिताजी अकाउंट का पासवर्ड बता दो, और कुछ तो नहीं रखे हो, सारा बता दिए मुझे। ऐसे लोग करते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। मैं भी एक सज्जन को मैं देखा, बड़ा अजीब लगा। जो है माता उनकी जो है मर रही थी ठीक है, माता की डेथ होने वाली है, उनको पता है, डॉक्टर ने बोल दिया कल तक मरने वाली। तुरंत रिक्शे पे लाद के बैंक में ले गए, यहाँ साइन कर दो, वहां साइन कर दो। बैंक वाले मैनेजर भी आके बाहर देख रहा है, उनको मरने वाले व्यक्ति का बैंक में ले जाकर साइन वाइन कराया, एफडी ओडी करा लिया, जो एफडी था। देखिए ऐसे लोग हैं, तो ये अपुण्य आत्मा है। जो ऐसी संतान अपुण्य है, ठीक है, अपुण्य आत्मा इसको ही कहते हैं कि लास्ट मोमेंट तक अपना ही फायदा देखना, सामने वाला मर रहा है जी रहा, उससे कोई फर्क नहीं, बस अपना देखो, मेरा काम होना चाहिए, सामने वाला मरे चाहे जिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसको अपुण्य आत्मा है, जो अपने बियॉन्ड जा कुछ सोच ही नहीं सकता। अच्छा, नेम ऑफ 5 स्टेप, वो मैं बता दूंगा सर, अभी आगे आएगा। नेम बोल देना लेकिन आप परेशान मत। शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान। आवाज नहीं क्लियर आ रहा है? एक दीदी लिख रही है बार बार की आवाज नहीं क्लियर है। बाकी लोग बताएं आवाज क्लियर है? अब तो माइक एकदम ऊपर लगा दिया, तो टीचर इसके बाद तो फिर कहाँ लगाऊं? एकदम दीदी ऊपर लगा दिया, इसके ऊपर तो कुछ नहीं, इसके ऊपर तो फिर चमड़ी है, यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है तो दीदी कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब चले मैं वो चलता हूँ। हाँ तो ठीक है, थैंक यू। अब मैं वो चलता हूँ कि कैसे हमें अहिंसा का अभ्यास करना है। तो कल मैंने बताया था, जो सुखी व्यक्ति है आपके साथ, उसके साथ हमेशा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। सुखी व्यक्ति आपके लाइफ में आ जाए या आपको सामने दिख जाए, आपका फ्रेंड है, आपका पड़ोसी है, आपका ऑफिस का बॉस है, कोई भी हो सकता है। सुखी व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाए तो आप बाहर तो बहुत दिखाते हैं, बड़ा अच्छा बहुत बढ़िया यार, ऐसे ही रहना चाहिए जी, लेकिन अंदर से क्या लगता है, ये सुख मेरे पास क्यों नहीं आ गया, क्यों इसके पास गया। एक जलन की भावना अंदर से रहती है। सुखी व्यक्ति को देख के आप कितना भी कहिए, अंदर एक जलन की भावना रहती है। आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन निश्चित रूप से जलन की भावना रहती है। ठीक है, दूसरा जो होता है आ, तो सुखी व्यक्ति के साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, मित्रता का। ये मैंने कल बहुत डिटेल में हुआ है, तो अब मैं इतना, जब आपकी लाइफ में देखिए सुखी व्यक्ति है, क्या आप उसके साथ मित्रता का बिहेव कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप अहिंसा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। जनरली जलन होता है, अहिंसा प्रैक्टिस बहुत टफ करना। फिर दूसरा मैंने कल ये वाला भी बता दिया था, अगर आपके सामने दुखी व्यक्ति आ गया, दुखी है बहुत, उसके लाइफ में कुछ दुख हो चुका है, टेंशन में है, बैठा है, आप बाहर जाते कैसे, अरे यार बड़ा कोई, अरे भगवान ऐसा दुख किसी को न दे, कोई बात नहीं यार, सांत्वना देते हैं, ऐसा करते हैं, अंदर से आप प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, अच्छा हुआ, और होना चाहिए, ऐसा मन में फीलिंग चलता है। कल मैंने पूरा एग्जाम्पल देकर बताया था क्लियर। जो लोग कल का मिस किया, मैं रिकॉर्डिंग आज शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग आज प्लीज देख लीजिएगा। सॉरी, इस समय यूट्यूब पे एक प्रॉब्लम चल रहा है, यूट्यूब पे लाइव नहीं हो पा रहा है, यूट्यूब में 2 दिन प्रॉब्लम चला, इसीलिए थोड़ा रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल रहा है, उसकी समस्या। तो आज मैं कोशिश करूंगा सारी रिकॉर्डिंग अपलोड करके आपको शेयर करूंगा। यूट्यूब पे लाइव 2 दिन से नहीं हो रहा, कुछ यूट्यूब की प्रॉब्लम। ये हो गया। तो अब ये मैंने बताया, दुखी व्यक्ति के साथ हमेशा करुणापूर्ण बिहेव करना चाहिए, लेकिन हम करुणापूर्ण बिहेव करते नहीं हैं। ठीक है,
यहां तक हुआ था। अब देखिए एग्जैक्टली कल था। अब तीसरा पॉइंट चल रहे हैं। अब आता है मैत्री, करुणा, मुदिता। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, आप बताइएगा, ठीक है? एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं अगला पॉइंट क्या है। चलिए दिलीप सोनी सर, आप सर सतना लिख कर, अब एमपी के हैं? सतना हाँ कहाँ? हेलो। एमपी के हैं सर? जी सर। एमपी के कौन है मुख्यमंत्री इस समय? जी। मुख्यमंत्री कौन है एमपी के? एमपी एमपी सतना। हाँ, मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? शिवराज सिंह चौहान। चौहान जी हैं, ठीक है, थैंक यू। अब ये बताएं कि मान लीजिए कि सतना में कोई फंक्शन हो, कोई बड़ा सा पुल बनने वाला है। अब उसके जी लिए प्रधानमंत्री जी को वो करने, क्या कहते हैं, आ, जो फीता काटना। पुल तो प्रधानमंत्री बनाए, वो फीता काटने जाना है, उद्घाटन करना, या वो जो जी भूमि पूजन करना। अब पूरा जी हाईलाइट चारों तरफ मीडिया में सब जगह निकल गया कि प्रधानमंत्री जी इस दिन जाएंगे, यहाँ एक पुल का उद्घाटन करेंगे, ऐसा करेंगे। सब लोग मतलब पूरा दुनिया भर का व्यक्ति जान गया, ठीक है। जी और जी अचानक 15 दिन पहले होता है कि प्रधानमंत्री जी को कोई काम से उस समय प्रधानमंत्री जी फ्री नहीं है। जी अब प्रधानमंत्री जी ने बोला यार शिवराज जी आप करा दीजिएगा, मैं नहीं जा, मान लीजिए, जी ठीक है। अब पेपर में सारा ऐड शिवराज सिंह चौहान जी का आ गया चारों तरफ, जी ठीक है। हर आदमी जान गया प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं। अब जो है शिवराज जी सिंह चौहान आएंगे उद्घाटन, ठीक है। अब उद्घाटन चल रहा है, चले शिवराज सिंह चौहान भी खुश है कि मैं फीता काटूंगा, मेरा न्यूज आ रहा है। अब नेता ये चाहते मीडिया में आता रहे। अब वो शिवराज सिंह जी खुश है, वाह मेरा नाम आ रहा है, ठीक है। अब अचानक लास्ट वाले जिस दिन फीता काटना है, अब कल फीता काटना है, अचानक आज जो है पता चला प्रधानमंत्री जी को लगा जहां वो व्यस्त थे, जहां उनको मीटिंग जाना, तो वो मीटिंग कैंसिल हो जी गई। अब प्रधानमंत्री जी बोला अच्छा कोई नहीं, आप परेशान मत हो शिवराज जी, मैं आ रहा हूँ सुबह, है कि नहीं। सुबह शिवराज सिंह, जी प्रधानमंत्री जी पहुंच गए सतना में। अब जी इसमें शिवराज सिंह चौहान जी को ये बात अच्छी लगी, खराब लगी? पूरे और मीडिया अच्छी लगनी चाहिए। पूरे मीडिया में हाईलाइट हो चुके हैं, और सबकी मैं फीता काटने वाला हूँ, मैं तो पूरा मेरा नाम छपेगा। और अचानक जो है अब वो कहना है कि हाँ बताएं, जो एक ह्यूमन नेचर में, ऐसा नहीं शिवराज सिंह चौहान किसी का नाम मत लें, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा, हाँ एक ह्यूमन नेचर, हाँ अच्छा लगे खराब लगेगा? जी हाँ, अच्छा लगना चाहिए सर, सीनियर है वो, लगना इस चाहिए हिसाब नहीं, से तो अच्छा चाहिए लगना की चाहिए। बात मत करें, चाहिए तो है हर हाँ आदमी को राम बनना चाहिए, हर लड़की हाँ सीता बनना चाहिए। जी चाहिए मत कहिए, आप बताइए जी लगेगा कि नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ। चाहिए मत बताइए। नहीं, अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगेगा सर। अच्छा लगेगा पक्का? जी। क्या आप लगता है आप उसी पार्टी के हैं क्या? आप बोलना नहीं चाह रहे कि अरे कहाँ रिकॉर्डिंग चली जाएगी? नहीं सर, पार्टी से नहीं है सर, हाँ, पार्टी से नहीं है सर। नहीं जरूर आप ऐसा बोल रहे हैं। देखिए बाकी लोग सब उल्टा बोल रहे हैं, आप ही अच्छा लगेगा बोल रहे हैं, बाकी सब बोल रहे हैं खराब अच्छा लगना, लगेगा। ह्यूमन नेचर अच्छा लगना चाहिए सब। सीनियर पहले तो उन्हीं को आना था, हाँ। पहले तो उन्हीं को आना था ना सर। हाँ तो नहीं, तो अब तो भाई अब हाईलाइट वो हो गए ना, किसी आदमी जब पूरा हाईलाइट हो गए तो क्या वो आदमी चाहे मेरी पोजीशन हाँ, पे आए। भाई अब मैं हो गया, मुझे फीता काटना था, हर आदमी नेता चाहता है मैं फीता जी काटूं। अब पहले प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री पूछे थोड़े थे उनसे, अगर बोलते तुम काट लो तो क्या शिवराज सिंह चौहान बोलते नहीं नहीं सर आप ही काटिए? वो तो जी प्रधानमंत्री अपने से प्रोग्राम बना के तो मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन में जी इच्छा जी रहती है यार मैं ही फीता काटूं, मेरा ही नाम आए मीडिया, मेरा ही सारा जगह चले। जो आज हाँ सर, देखे वो तो है कि नाम तो उनका सर उनसे रहना, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो नाम तो दोनों का रहेगा ना सर। ना, मैं ये कह रहा हूँ निश्चित रूप से, चलिए अब आप चूंकि आपका बैकग्राउंड में नहीं जानता, नॉर्मली खराब लगेगा, खराब लगेगा। वो हाईलाइट हो चुके हैं चारों तरफ, उनको जाने। अगर अच्छा लगता है, नेताओं पे क्यों लड़ाई होती है कि मैं पुल का उद्घाटन की अपनी तख्ती लगवा दूं, इन्होंने इस दिन उद्घाटन किया, आप देखते नहीं है? एक ही पुल का चार चार लोग जाकर उद्घाटन करते हैं, आपने नहीं देखा होगा, हाँ मैं सर। एक ही पुल का चार लोग उद्घाटन करें, चारों पे तख्ती लगा देते हैं, मैंने किया सर मैंने किया, क्यों लड़ाई होता है? सर मेरे सोच के हिसाब से अच्छा लगना चाहिए, बाकी अब जैसा हो। सोच के हिसाब से नहीं, अब आप मेरी सोच अपनी सोच में मत करिए, मैं वो नहीं, मैं एक नॉर्मल कह रहा हूँ अपना, ये चाहिए वाला बात नहीं। हाँ, ये देखिए मान लीजिए विमल सर लिख रहा है पब्लिसिटी हंग्री पीपुल फील बैड, ये भी एक सही बात है। तो जनरली ज्यादातर लोग, एक हमारा ह्यूमन नेचर, पब्लिसिटी हंग्री बहुत सारे लोग होते हैं, और नाम के लिए अपना नाम चाहते
मैं छोटा कहूँ, अब मैं तो नेताओं की बात कर रहा हूँ या किसी का, मैं छोटा समय गुरुकुल का क्लास चल रहा है, ठीक है, गुरुकुल का क्लास चला। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जब गुरुकुल की क्लास शुरू होती है, जैसे शुरू होगा, बच्चे छोटे छोटे हैं, उस क्लास शुरू होगा, वहां एक्सरसाइज नहीं करेंगे बच्चे, सबका मैसेज पढ़ते हैं, सर मैं प्रेयर करा दूं, सर मुझे अनम्यूट कर दीजिए, यही प्रेयर है। अब देखिए क्यों बच्चे अनम्यूट प्रेयर करना चाह रहे हैं, स्कूल में प्रेयर कराने बुला जाए तो हालत खराब हो जाती है, स्कूल में बच्चे प्रेयर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें पता है कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, मुझे 5,000 लोग देख रहे हैं, इसलिए बच्चों के मन में तुरंत 10 लोग मुझे प्राइवेटली बच्चे मैसेज करेंगे, मैं रिप्लाई करता हूँ यार एक्सरसाइज करो आप लोग, लेकिन नहीं मुझे अनम्यूट कर दीजिए, मुझे प्रेयर कराने दीजिए, मुझे ऐसा करने दीजिए। एक वो होती है अपने आप को एक्सप्रेस दिखाने की चाहता, मैं देखूं, लोग मुझे जाने, लोग मुझे कहें, यह एक फीलिंग होती है। बस यस और नो कहिए, यस और नो कहिए कि हाँ ये फीलिंग होती, लोग मुझे जाने, लोग मेरी बातें करें, मेरी चर्चा करें। और इस केस में जो आप शिवराज सिंह चौहान जी की बात निश्चित रूप से खराब लगेगी कि जब मना कर दिया था पहले यही थे जो है, अब क्यों जब मना कर दिया मेरा सब तो चल गया, अब लास्ट में चले आ रहे हैं, ठीक है, लास्ट उनको निश्चित यह बात खराब लगेगी। यस और नो सही कहिए कि हाँ ये सही बात है, खराब लगेगी, ह्यूमन नेचर है, देयर इज हिट टू ह्यूमन फीलिंग, हाँ ये भी है ठीक है, देखिए सर एकदम टेक्निकल वर्ड में, देयर इज हिट टू ह्यूमन फीलिंग ऑफ एम्बिशंस, जो उनकी भावना, भाई लोग मेरा छपेगा फोटो, मैं फीता काटूंगा, मेरी तख्ती लगेगी, तख्ती बनवा लिए, लास्ट में प्रधानमंत्री जी आ गए, अब उनको नाम चेंज करना पड़ रहा है, शिवराज सिंह चौहान से वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करना पड़ रहा है, ये ह्यूमन नेचर है, खराब लगेगा, ठीक है। यानी जब भी समाज में आप किसी व्यक्ति, जैसे मैं अब यहाँ अपना एग्जाम्पल कर रहा हूँ, मैं आपको प्रेयर करता हूँ, देखिए मेरे स्क्रीन पे मेरे बगल में स्वामी विवेकानंद जी का फोटो दिख रहा है, स्वामी विवेकानंद जी भगवान मान के मैं प्रेयर भी रोज करता रहता हूँ। आपको क्या लगता है इस समय स्वामी विवेकानंद सही में आप खड़े हो जाए, सुभाष हटो जरा मैं ही बोलता हूँ, तुम मेरी बातें बोलते रहते हो, तो क्या लग रहा है, मुझे अच्छा लगेगा खराब लगेगा? नॉर्मली मुझे खराब लगेगा। एक ह्यूमन नेचर है कि देखो इस समय मुझे जो है मैं क्या मन में सोचूंगा, एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि खराब लगेगा, क्योंकि अब यहाँ 80 लोग हैं, 70 लोग हैं, वो तो मुझे सुन रहे हैं, अब ये आ गए, अब वो आने के बाद उनको बोल नहीं सकता कि नहीं नहीं आप बैठे रहो मैं बोल लेता हूँ, बोल सकता हूँ उनको नहीं? अगर आगे खड़े हो जाए स्क्रीन पर आपको दिखने लगे स्वामी विवेकानंद की फोटो दिख रही है, सही में आके खड़े हो गए, तो आप कहेंगे सर हटिए हटिए, आप भी कहेंगे हटिए हटिए, उनको आने दीजिए, उन्हीं को बोलने दीजिए, आप उन्हीं बातें बोलते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ह्यूमन नेचर है कि मुझे भी शायद ये बात खराब लगेगी, है या नहीं बताइए, आप बताइए, ह्यूमन नेचर से ये बात मुझे भी खराब लगे, क्योंकि जो मेरे लोग जो अटेंशन मेरी तरफ था वो अटेंशन तुरंत स्वामी जी की तरफ चला जाएगा, जो आप लोग अटेंशन से मुझे सुन रहे हैं वो अटेंशन तुरंत स्वामी जी की तरफ चला जाएगा, तो कोई मुझे सुनने वाला नहीं। हाँ ये भी कह सकते हैं, देखिए अब सर लिख रहे हैं समबॉडी टेकिंग अवे क्रेडिट ऑफ योर लॉन्ग एफर्ट्स, ये भी नहीं कह सकते सर, लॉन्ग एफर्ट क्या, वहाँ पुल तो कोई और बनाता है, पुल तो वहाँ इंजीनियर मिलके बनाते हैं, अब वहां तो प्रधानमंत्री जी आके करेंगे, राष्ट्रपति जी या वो मतलब मुख्यमंत्री जी आके करेंगे, वो तो कोई और बना रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी आपके सामने, अगर आप किसी सोसाइटी के मेन पुरुष हैं, मेन व्यक्ति हैं, पूरा अटेंशन आपकी तरफ है, कोई भी आपसे अच्छा व्यक्ति, अच्छा पुण्यात्मा, अच्छा नॉलेज वाला व्यक्ति आप वहां आ जाए तो आपको खराब ही लगेगा, लगना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको जनरली अच्छा लगना चाहिए, भाई मैं कह रहा हूँ स्वामी जी अगर मुझे तुमका पैर छूना चाहिए, हाँ सर आइए आप ही क्लास लीजिए, कि मैं तो आप ही का कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, उस समय मुझे ह्यूमन नेचर है खराब लगेगा, क्योंकि जो 80 लोगों का टेंशन मेरी तरफ है तुरंत उनकी तरफ चला जाएगा, तो मैं अपने आप को डिग्रेड फील करूंगा, लो फील करूंगा, यही संसार में होता है नहीं, ईगो के कारण, हाँ जो भी है ईगो कहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सही बात है या नहीं, यस टाइप करिए। अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं तो मुझे चाहे स्वामी विवेकानंद जी भगवान राम यहाँ के खड़े हो जाए, मुझे खराब लगेगा, चलो भागो यहाँ से, पूजा कर रहा हूँ ना, अगरबत्ती जला रहा हूँ, बैठो वहीं पे, क्यों चले आए, जनरली है ये खराब लगेगा, मैं भले भगवान मान रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपकी वैल्यू चली गई। तो जनरली क्या होता है कि जैसे ही आपके सामने आपकी जगह जहां आप कोई पुण्यात्मा आता है, होना चाहिए कि आपको प्रसन्न होना चाहिए, हाँ रोज तो अगरबत्ती जलाता हूँ, आज आप सामने दिखे बहुत बहुत धन्यवाद, होना ये चाहिए, लेकिन होता उल्टा, हम दुखी हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के आने से हम दुखी हो जाते हैं, हम सोचते हैं चलो यार स्वामी जी की मैं पूजा कर रहा हूँ, ठीक है प्रेयर भी करता हूँ, अब क्या जरूरत है आगे, ये अब मान लो स्वामी जी इसमें आ जाए, देश योग कहीं रहेगा, देश योग तो गायब हो जाएगा, 1 मिनट 10 देश योग गायब हो जाएगा, स्वामी जी सब जगह आ जाएंगे, है कि नहीं?
तो मैं जैसे कह रहा हूँ हो सकता है अरे मेरा इंपॉर्टेंट, मानव जी कह रहे भैया मेरा इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, अब मैं किसको हार बताऊंगा, स्वामी जी आगे खत्म बात हो गई। कह सकते हैं साइलेंट कह देंगे अरे मैं कहाँ क्लास लूंगा, किसके सामने आयुर्वेद क्लास लूंगा, है कि नहीं सर। अब स्वामी जो बात बोलेंगे आयुर्वेद क्या, आयुर्वेद आपके जैसे 50 लोग हो जाएंगे उनकी बराबरी नहीं, 50 लोग नहीं कह रहा हूँ मैं तो। स्वामी जी के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि उनके बारे में वेस्टर्न फिलोसफर, जब स्वामी विवेकानंद जी यूएसए गए थे, जो उस समय का सबसे बड़ा फिलोसफर था मैक्स मूलर, नाम सुने होंगे। उस स्वामी जी उसमें 25 साल के लड़के थे, 25 साल उम्र था। उस मैक्स मूलर ने स्वामी जी के बारे में लिखा था कि यह लड़का ऐसा है पूरे वेस्टर्न फिलोसफर एक तरफ हो जाए, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के फिलोसफर एक तरफ हो जाए, ये लड़का अकेले भारी पड़ेगा सब। तो देखिए मैक्स मूलर उनकी बातों को कर रहा था। यहाँ देश योगा साइलेंट जी और मैं और भावना दीदी विनीता दी ये सब क्या है, कुछ नहीं। तो जनरली मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा पुण्य आत्मा आपके सामने आ जाए तो अंदर से तो आप दुखी होंगे, बाहर से आप प्रसन्नता का शो करेंगे, बड़ा अच्छा स्वामी जी आइए, अरे प्रणाम महाराज, पर ये करेंगे, लेकिन आप अंदर से दुखी है या नहीं। अब देखिए राजेंद्र जैन सर कह रहे यदि संबंधित के प्रति मन में श्रद्धा है तो अच्छा लगेगा। तो श्रद्धा होना बहुत टफ काम है सर, श्रद्धा होना बहुत टफ काम है। श्रद्धा कहाँ होता है, मैं तो कहा जिसका एक व्यक्ति जो श्रद्धा पे आ गया उसका जीवन तर जाएगा। एक व्यक्ति का अगर कहीं भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो उसका जीवन तर जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी अपने आप को कहते थे हाँ मैं श्रद्धा को अचीव कर लिया, मेरे अंदर वो श्रद्धा आ चुकी। वो अपने आप को कहते थे हाँ मैं अब फील करता हूँ कि मेरे अंदर शास्त्रों को लेकर श्रद्धा आ चुकी। तो श्रद्धा बहुत टफ होता है। तो जो राजेंद्र जैन से लेकर श्रद्धा हो तो अच्छा, लेकिन श्रद्धा होना ही बहुत टफ है सर, बहुत टफ है। अगर हम मंदिर में बैठे हैं, कोई आकर ये कह दे कि थोड़ा इधर हो जाओ, हाँ देखिए, तो इवन तब भी बुरा लगता है, अरे बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है। मंदिर आप बैठे थोड़ा सा खिसक जाओ, देखिए आपको बुरा लगेगा, इधर नहीं बैठ जाता, उधर नहीं बैठ जाता, मन में थॉट चलता है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके सामने पुण्य आत्मा आए तो आप बाहर से तो प्रसन्नता का अनुभव दिखाते हैं, यस बहुत अच्छा, आइए महाराज जी, बहुत प्रणाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, अंदर से लगता है बेवकूफ कहाँ आ गया, यही आना था। आप अंदर से ही बोल रहे होते हैं क्योंकि आपकी वैल्यू वहां पर कम है। तो यानी ऐसे व्यक्ति को देख के अंदर से दुख ही होता है। तो यही चीज पतंजलि जी ने बोला कि अगर आप दुख का अनुभव कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को देख के, तो अपने पौधे को आप खुद चर रहे हैं। जो आपने सात्विकता का बीज पौधा लगा दिया है, जो इस मिट्टी में लेवल 2 में सात्विकता का पौधा लग गया है, उसके लिए बकरी आप खुद ही हैं। तो समझ गए कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, हम खुद ही हैं। अपने सबसे बड़े दुश्मन हम खुद ही हैं। हमसे अच्छे वाला व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम प्रसन्न नहीं होते हैं मन से, बाहर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, बाहर दिखाते हैं कि हम प्रसन्न हैं, अंदर से होते नहीं हैं। तो यही पतंजलि जी ने बोला कि हमें पुण्य आत्मा के साथ प्रसन्नता का व्यवहार करना चाहिए। मुदिता, जो उन्होंने शब्द यूज किया है मुदिता, ऐसे व्यक्ति को देख के हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए, लेकिन हम होते नहीं हैं। ये पॉइंट है। मैत्री करुणा मुदिता, मुदिता मैंने बता दिया। क्लियर है ये बात, कोई डाउट है कि नहीं? अभी कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं, कोई फिंगर रेस करें, कोई डाउट हो तो मैं ले सकता हूँ। कि हाँ आपके सामने अगर आपसे नॉलेजेबल व्यक्ति आ जाए, आपका वो कैसा भी हो, आपका माता हो सकता है, पिता हो सकते हैं, बेटा बेटी हो सकता है, सीनियर जूनियर हो सकता है, बॉस सबॉर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने एक जूनियर ये आ जाए, सीनियर ये बेटा आ जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ भगवान बुद्ध के जब लौट के आए, अब शुद्धोधन ये भी कहते तुम तो कितना भी कर रहोगे तो मेरे बेटे ही, ये भी तो कहते तुम कितना भी इनलाइटेंड हो जाओ क्या फर्क पड़, रहोगे तो मेरे बेटे ही। शुद्धोधन जैसे भगवान बुद्ध लौट के आए, शुद्धोधन ने हाथ जोड़ के एकदम प्रणाम किया कि हाँ प्रभु जो है अब आप मेरे बेटे नहीं रहे, मेरा बेटा तो सिद्धार्थ था जो गया था, अभी जो लौटा है वो गौतम। शुद्धोधन ने उनको प्रणाम किया था। यशोधरा और ये जो उनकी माता थी, उनका नाम भूल गया, उनकी माता का क्या नाम था मैं भूल गया, ठीक है। तो जैसे वगैरह सब ने उनको प्रणाम किया। ये नहीं कि जो है तुम मुझसे छोटे हो मुझसे बड़े हो, ऐसा नहीं, लेकिन जनरली होता ऐसा नहीं। आप ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाए, कैसे दूर करेंगे सर? धीरे धीरे भी सब आ जाएगा। अभी ये बताइए क्लियर है कि नहीं? ऐसा होता है, मैं समझा पाया? मैं ये चीज समझा पाया कि आपके सामने आपसे ज्यादा पुण्य व्यक्ति आ जाए
तो जनरली आपको प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए, होता नहीं है। क्लियर है? मैं आगे चलता हूँ। ठीक, थैंक यू। अब आता है, अब आपके सामने मूर्ख व्यक्ति आ जाए तब क्या बिहेव करेंगे। देखिए 4 कैटेगरी मैंने बताई थी। आपके सामने एक मूर्ख व्यक्ति आ जाए तो सुखी व्यक्ति हो गया, दुखी व्यक्ति हो गया, दया तो सर करुणा, करुणा की बात कर रहा हूँ। दया क्यों लिख रहे हैं सर? एक मिनट। दुखी व्यक्ति के साथ सर करुणा का बिहेव करना चाहिए। बोले सर, अनम्यूट किया है। मूर्ख के लिए आप कह रहे थे ना, मूर्ख के साथ क्या व्यवहार हाँ, करें? वो अभी आगे आने वाला है सर, मूर्ख के लिए आगे आने वाला है। अभी तो मैं 4 कैटेगरी हो गई। सुखी व्यक्ति बता दिया, सुखी व्यक्ति के साथ मित्रता का बिहेव, दुखी व्यक्ति के साथ करुणा का बिहेव, और पुण्य आत्मा के साथ क्या कहते हैं, मुदिता यानी प्रसन्नता का बिहेव। अब चौथा कैटेगरी आ गया पाप आत्मा। पाप आत्मा मतलब मूर्ख व्यक्ति जो बहुत पापी है, दुनिया भर का बिहेव करता है, उल्टा सीधा बिहेव करता रहता है। तो मूर्ख व्यक्ति के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? तो पतंजलि जी ने बोला मूर्ख व्यक्ति के साथ उपेक्षा का बिहेव करिए। उपेक्षा मतलब जैसे वो धरती पे है ही नहीं। अब कोई आपके सामने मान लीजिए कि वो बॉस है, अननेसेसरी, तमाम ऑफिस में होते बॉस अननेसेसरी चिल्लाते रहते हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, अननेसेसरी के चिल्ला रहे हैं, कोई वो काम नहीं है, झूठ मूठ का। आप पिता है, बेटे को जबरदस्ती डांटे दे रहे हैं, कुछ नहीं किया है, लेकिन बस आपको पता है मैं डांटूंगा कंट्रोल में रखने के लिए अननेसेसरी डांट रहे हैं। इस समय बेटे को चाहिए पिता को इग्नोर कर दे, जैसे वो धरती पे है ही नहीं। मूर्ख व्यक्ति जहां है उसको इग्नोर कर देना। अगर आपको लग रहा है ये मूर्ख व्यक्ति है, इसको दिमाग नहीं है, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप इग्नोर करिए। बहुत सारे जो आप लोग ये क्लास चल रही होती है तो बहुत लोग इधर उधर मैसेज करते हैं। यहाँ तो चूंकि लेवल 3 तक आते आते हो जाता है, लेवल 2 में जब 1 की क्लास में इतने लोग मैसेज करते हैं, मैं देखता रहता हूँ, मैं जान रहा हूँ कि ये मूर्ख व्यक्ति है, मैं चुपचाप ऐसे उसके मैसेज को रिप्लाई नहीं करता हूँ। मैं अपने हिसाब से खुद समझ रहा था, आपको वहां लग रहा है यार खराब ये बात कैसे कर रहे हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन देख के लग जाता है ये तो मूर्ख व्यक्ति है। मैं उस क्वेश्चन को देखता रहता हूँ, ऐसे लग रहा है इसे पढ़ा ही नहीं। वो बार बार 10 बार मैसेज लिखे, कॉपी पेस्ट 50 बार कर देगा। अब मैं एक बार उसकी तरफ देखता ही नहीं उसमें, क्योंकि मैं समझ जाता ये व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है। तो जनरली मूर्ख व्यक्ति के साथ उपेक्षा कर देना, जैसे वो है ही नहीं। दुखात्मा के लिए बताया सर, दुखात्मा के लिए तो वो करना चाहिए दया का। दुखी व्यक्ति उसके साथ दया का भाव रखिए। मूर्ख व्यक्ति को ऐसा इग्नोर करे जैसे वो धरती पर नहीं, वो देखेंगे अल्टीमेटली परेशान हो जाएगा। आपके घर में है, हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, बॉस है, कोई चिल्ला रहा है, बेवजह चिल्लाते रहते हैं बहुत सारे लोग। आप देखें तो कुछ जगह बेवजह चिल्ला रहे हैं, बस ऐसे व्यक्ति ऐसे है ही नहीं। सुन लीजिए कान से, बस ठीक है सुना दो। ऐसा आप कुछ कर नहीं सकते। मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ है, पिताजी चिल्ला रहे हैं, बॉस है, कोई और है चिल्ला रहा था, आप कुछ बोल तो सकते नहीं वहां पे, बस चुपचाप सुन लीजिए। सुन के उसको वहीं से निकाल दे, कान के अंदर भी उसका शब्द जाना नहीं चाहिए। इग्नोर करें जैसे वो व्यक्ति धरती पे है ही नहीं। अगर नहीं होता तो आप कैसे बिहेव कर रहे होते? जैसे आप बिहेव कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करिए। मूर्ख व्यक्ति के साथ, पाप आत्मा के साथ उससे लड़िए भिड़िए नहीं। जनरली क्या होता है, लोग बहस करने लगते हैं, उसको गलत प्रूव करने में आप अपनी एनर्जी से लगा रहता है कि मैं इसको गलत प्रूव कर दूं, लॉजिक से, डिस्कशन से। ये वो तो है मूर्ख, वो तो आपकी बात समझेगा ना, कितना भी आप बोलते जाइए वो आपकी बात समझेगा ही नहीं। तो मूर्ख व्यक्ति सिंपली ऐसे इग्नोर, जैसे वो धरती पर है ही नहीं। सास ससुर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बहुएं हैं उनके लिए सास ससुर हो सकते हैं। नहीं, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे, ये सही नहीं। एक कान से सुने और उसी कान से निकाल दे, दूसरे में जाना नहीं चाहिए। दूसरे में जाएगा तो पास करेगा आपके दिमाग से। एक कान से, जिस कान से सुने उसी कान से निकाल दीजिए, दूसरे कान से निकालना नहीं है। ठीक है, एक कान से सुने दूसरे कान से नहीं, एक कान से सुनिए उसी से निकालिए, अंदर जाना ही नहीं चाहिए। अब वो कितना भी गाली दे रहा, चिल्ला रहा है, कुछ भी चला, आप लीजिए नहीं। आप गाली लेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आपके लिए आएगी। तो ऐसे व्यक्ति, अब आप अपनी लाइफ में देखिए कौन सा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है, एकदम मूर्ख है, इसको दिमाग ही नहीं क्या बोलना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ बोलता है। हाउ इज इट पॉसिबल, वो धीरे धीरे आगे आ जाएगा। अभी आप बस सुनते जाइए, लाइन से सब पॉसिबल है। अभी अगला पॉइंट है वही चीज, ठीक है, बस सब सीक्वेंस चीजें डिजाइन है उसी हिसाब से। जैसे आपके पहले सब क्वेश्चन लोगों ने पूछे, जो पूछा वही मैं लिख लेता हूँ। तो आपके पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा, अगला पॉइंट है कि मूर्ख व्यक्ति आप कैसे करें। अब मूर्ख व्यक्ति जो है आपका हस्बैंड ही है, क्या करेंगे? मूर्ख व्यक्ति आपका बॉस ही है तो क्या करेंगे? मूर्ख व्यक्ति आपके पिताजी हैं तो क्या करेंगे? पिताजी इग्नोर कर दें। अब पिताजी से पैसा भी लेना है पढ़ाई के लिए, हस्बैंड के साथ हस्बैंड ही तो कमा के लाता है, कैसे उसको इग्नोर कर दे, है कि नहीं? कैसे कर दे?
या मान लीजिए बॉस है, बॉस कैसे करते भाई, आपका सीआर वही लिखेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो कैसे इग्नोर करना है वो अगले पॉइंट है, अगला पॉइंट है। देखिए अगला पॉइंट है असर्टिव, नॉट टू बाइट और डू व्हाट एवर इज नेसेसरी। ये मूर्ख व्यक्ति के साथ कैसे निपटना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति ऐसा है, ये प्रश्न ये कहाँ से आया था, बहुत पहले 2 साल पहले बिटिया थी ऐसे क्लास में, उसने पूछा कि सर ये बताइए, ठीक है मूर्ख व्यक्ति को अच्छा करे, लेकिन कोई व्यक्ति आपको रोज इरिटेट करता ही रहे तो क्या करे, रोज इरिटेट कर रहा है, दिन में 4 बार इरिटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे हो ऑफिस वगैरह में सब लोग देखे होंगे। मैं अपने फ्रेंड को जानता हूँ, वो इतना बॉस से इरिटेट रहते हैं, कहते हैं हमेशा मुझे जब मिलेंगे बोलेंगे जी सर समस्या ये नहीं कि काम कराते हैं, समस्या ये है कि वो 7 बजे के बाद काम बोलते हैं, दिन भर सुबह 10 बजे से 6 बजे तक बैठा रहेंगे ऑफिस में, न दिन भर कुछ बोलेंगे नहीं। उनको बताया, वो मुझे बताया कि सर जो है बॉस को घर जाना ही नहीं हो तो बैठे रहते हैं 10 बजे तक ऑफिस में, तो वो दिन भर कुछ भी नहीं बोलेंगे, चुपचाप बैठे, 7 बजे फोन करेंगे आ जाओ यहाँ पे, अब फोन कर बुलाए फिर 4 काम दे दिया, खुद बैठ के वो चाहे कुछ कर रहे हैं, फिर आप बैठ के काम करो 9 बजे तक। तो जैसे मैं कह रहा हूँ उनका मैं कह रहा हूँ ये समस्या है। हाँ ठीक है देखिए लिख रहे हैं 11 बजे आते हैं, हाँ ये भी है, घर अब 11 बजे आते हैं जाते हैं, भाई जैसे ऐसे भी लोग हैं। अब आप लोग ऑफिस में जो लोग हैं जानते हैं, अब तो ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफिस ई ऑफिस चल गया अटेंडेंस का। अब वो ऑफिस वाला जो है, आप अब खुद तो टाइम से नहीं, लेकिन आपका अटेंडेंस देख लिया 9 बजे नहीं आए, कहाँ हो सुबह पहुंचे नहीं, खुद वो चाहे घर पे है वो तो 12 बजे आएंगे, लेकिन सुबह को डिस्टर्ब कर देंगे, बोल देंगे न पहुंचे नहीं 9 बज गया, अटेंडेंस घर में देख लिया कंप्यूटर में कि पहुंचा नहीं अभी तक। तो बेसिकली ऐसा है कि ह्यूमन नेचर है, ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे डील करना चाहिए वो मैं बताने चल रहा हूँ। पहला है 3, तो ऐसा जैसे मुझे क्वेश्चन पूछा, वो जो एक लड़की थी जिसने आईएएस का तैयारी करी, उसने पूछा था भैया कोई इरिटेट करता ही नहीं तो क्या करें, रोज इरिटेट कर रहा है, हम इग्नोर तो कर दें, सही बात है, कितना इग्नोर करें, लेकिन इग्नोर करने वाला ऐसा व्यक्ति इसको आप छोड़ नहीं सकते, जिससे आप बच नहीं सकते, रोज उसका फेस टू फेस सामना होना ही है, रोज घर में उसके साथ बैठना ही है, तब क्या करें। उसके लिए पहला फार्मूला है नॉट, पहले तो असर्टिव, 3 फार्मूले देखिए, पहला तो असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव मतलब अपनी बात को कहिए तेजी से कि नहीं सर मैं ऐसा चाहता हूँ। जनरली लोग असर्टिव होते नहीं, अपनी जो मन में इच्छा है आप बताएं कि सर ये है, आप वाइफ है बताएं, देखिए ठीक है कि आप हस्बैंड है आप ये कह रहे हैं ठीक, लेकिन मेरा विचार ये, पहले स्टेप पे आपको असर्टिव होना चाहिए, अपनी बात को पूरे दम के साथ रखिए कि ये है, चाहे वो बॉस हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे जो भी हो, अगर आप अपनी बात को मूर्ख व्यक्ति के साथ उपेक्षा करना है, उपेक्षा कर दी, अगर वहीं काम चल गया ठीक है, लेकिन काम नहीं चल रहा है तब आप असर्टिव बन जाइए कि नहीं ये मेरा ये फीलिंग, असर्टिव बन जाइए। अब मान लिया आपने असर्टिव बन गए, अब वो क्या हुआ, असर्टिव बनने के बाद अब हो सकता है पिता है, आपका पिता है आपको थप्पड़ मार सकता है, आपका हस्बैंड है आपको कहेगा लो असर्टिव है चलो आज से सैलरी नहीं देता हूँ, बहुत असर्टिव अपना बात रख रही हूँ, या वाइफ है वाइफ कमाती है वाइफ ऐसा बोल सकती है, बॉस है अच्छा असर्टिव बन रहे बताता हूँ सीआर लिखूंगा तुम्हारा सीआर लिखूंगा, तो असर्टिव होने पर यही होता है सीआर लिखेंगे 9 से आपका 5 पे आ जाएगा। तो जैसे मैं कह रहा हूँ असर्टिव बनिए, पहला असर्टिव बनिए। अब बॉस है पिता है हस्बैंड है वाइफ है ये सब लोग ऐसे रिएक्शन होंगे, असर्टिव बनने के बाद क्या करना चाहिए, अगर असर्टिव में देखेंगे आप ठीक हो जाए, जनरली 90% लोग इसी स्टेप, मूर्ख व्यक्ति असर्टिव बनते ही आपके ठीक हो जाएंगे। अगर आपने बोला सर मैं ये काम नहीं करूंगा, आपको जो करना कर लीजिए, या बोल दीजिए जैसे ऑफिस का सर लिख के दे दीजिए, सर यही बात लिख के दे दीजिए। मान लीजिए बॉस आपको 9 बजे फोन करें पहुंचे नहीं, वो एक बार उन्हीं का अटेंडेंस वॉच करना शुरू कर दीजिए, देखिए सर आप तो 11 बजे, 2 दिन उनको बोले आप तो 11 बजे आ रहे हैं, एक बार अगर उनको समझ में आ गया कि ये मेरा भी जानता है, वो कभी नहीं बोलेंगे, कभी उनको अपना डर लगना शुरू हो जाएगा, मेरा भी खुल जाएगा। जनरली कोई भी है, हस्बैंड है पिता है, हस्बैंड कुछ ऐसा काम कर, 1-2 उनके भी आप जान लीजिए आराम से, असर्टिव बन जाए, देखो मैं भी जानता हूँ मैं भी ये कर दूंगा। तो पहले स्टेप में होता है कि आप असर्टिव बनिए, मूर्ख व्यक्ति से निपटने का पहला तरीका असर्टिव। असर्टिव हिंदी में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई हिंदी शब्द बता सकते हैं, मतलब अपनी बात को मजबूत तरीके से रखिए, ये मेरा विचार है, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ये करूंगा, आपको अगर ये करवाना है तो मुझे लिख के दे दीजिए तब मैं कर दूंगा। जनरली जैसे आप बोलेंगे लिख के कोई देता नहीं, ऑफिस वगैरह कोई लिख के नहीं देगा, आपसे गलत काम करवाए जाते हैं लेकिन लिख के कोई नहीं देगा। आप असर्टिव बन जाए, सर लिख के दीजिए, फाइल जो भी है जैसे लोग करते हैं वो डिटेल नहीं जाता। तो पहला होता है असर्टिव बन जाए। अब असर्टिव बनने पे भी कोई नहीं सुधर रहा है,
आपने मन की बात अपने कह दी लेकिन वो नहीं सुधर रहा है, तब उसका दूसरा तरीका है, हाँ, दृढ़ता पूर्वक, यस, आता हूँ पूजा दी, आता हूँ, दृढ़ता पूर्वक अपनी बात को रखें, यस, एसर्टिव मतलब दृढ़ता पूर्वक। हाँ ये तो है, देखिए दीदी सही लिख रहे हैं कि एसर्टिव होने का बेनिफिट तो जब आप जो गलत होगा एसर्टिव कभी होगा ही नहीं, कभी एसर्टिव हो ही नहीं सकता, वो ऐसे वो मूर्ख व्यक्ति की उपेक्षा भी नहीं कर सकता है, वो उपेक्षा नहीं, हाँ सर यस सर यस सर करता रहेगा, वो चुपचाप जाके करता रहेगा। जो व्यक्ति गलत रहता है ऑफिस वगैरह में, जब खुद हम गलत कर रहा तो मैं कैसे वो करूंगा, एकदम एसर्टिव, अदरवाइज एसर्टिव, ये एकदम सही, एकदम यही मैं इससे एग्री कर रहा हूँ। एसर्टिवनेस तभी जब आप सही हैं, अगर बॉस को पता है मैं गलत कर रहा हूँ तभी वो डरेगा आपसे कि देखो ये मेरी बात ये भी जानता है, मैं लेट से आता हूँ, या बॉस ने कोई बात कह दिया, आपने अगली बार फाइल चला के भेज दिया कि सर अभी अभी आपसे ये डिस्कशन हुआ है, अब उसकी हालत खराब, अब वो कैसे कह दे डिस्कशन नहीं हुआ है, अगर अभी डिस्कशन हुआ है उसने आपने लिख के भेज दिया फाइल कि सर अभी भी डिस्कस हुआ, ये करने के लिए बोला, काइंडली परमिट, वो देखेंगे उसकी हालत खराब हो जाएगी। अगर उसने कोई गलत काम बोला हुआ तो एकदम हालत खराब, वो दोबारा आपसे बोलेगा नहीं, आप बोलने से पहले डरेगा, यार कैसे बोले, तो फाइल में लिख के भेज देता है, ऐसा होता है सारी चीजें। तो पहला एसर्टिव, एसर्टिव के बाद दूसरा आता है नॉट टू बाइट बट टू हिस। अगर एसर्टिव करने से काम नहीं चल रहा है, आपने अपने पिताजी को, अपने बॉस को, सबऑर्डिनेट को, हस्बैंड को, वाइफ को अपनी इच्छा बता दी कि देखो ये मेरा है, दृढ़ता पूर्वक ये मेरा विचार है, आपके विचार से मैं असहमत हूँ, अब आपने कह दिया, तब दूसरा स्टेप होता है नॉट टू बाइट बट टू हिस। काटिए नहीं लेकिन फुफकारिए उसको, जैसे सांप होता है, सांप अपना 90% अपने दुश्मनों को फुफकार के हटा देता है, सांप थोड़ा हमेशा काटता रहता है सबको, जिसको मिला काटता ही रहता है, ऐसे करता लोग भाग जाते हैं। तो डराइए, सामने वाले को डराइए, अगर मूर्ख व्यक्ति है देखो मैं ये कर दूंगा, सुधर जाओ नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं हस्बैंड वाइफ को बोल सकता है, वाइफ हस्बैंड को, पिता पुत्र को, चाहे जिसको, ऐसा मूर्ख व्यक्ति उसको डराइए एक बार, सुधर जाओ नहीं तो मैं ये करूंगा, ऐसा करो वैसा करो नहीं तो मैं ये करूंगा, एग्जैक्टली चाहे जो हो, आप हस्बैंड वाइफ बॉस सबऑर्डिनेट पिता पुत्री जो हो, ऐसा कुछ है, अगर आपने मूर्ख है, आपने उपेक्षा करके देख लिया काम नहीं बन रहा है, अब आपने असर्टिवनेस भी हो गया तब भी काम नहीं बन रहा है, तब है नॉट टू बाइट बट टू हिस। काटना नहीं लेकिन फुफकारना है, डराइए मैं ये कर दूंगा, सुधर जाओ सुधर जाओ। इसमें भी आप देखेंगे जो 99% लोग तो उसी में सुधर जाएंगे, पहले असर्टिव वाले में, फिर जो 1% लोग बचे हैं उसमें से 0.99 इसमें सॉल्व हो जाएंगे, एकदम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर आपने नॉट टू बाइट बट डर, तुरंत डर हो जाएगा, डर होते ही क्लियर हो जाएगा, यार ये तो ऐसा कर देगा। उसका इसमें क्या प्रैक्टिस कर, मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ मैं अपना बताता हूँ, मैं इस चीज को कैसे प्रैक्टिस करता हूँ। कोई भी अगर आपका जैसे कि आपकी कोई बात बंद कमरे में कोई आपको डांट रहा है, हस्बैंड है वाइफ है डांट रहा है, यही बात 4 लोगों के सामने बोल दी, देखिए आपने मुझे ये बात कही थी वहां पे, आप देखिए तुरंत हस्बैंड वाइफ बात से पीछे हट जाएंगे, बंद कमरे में कुछ होते हैं बाहर कुछ और होते हैं, आप यही बात 4 लोगों के सामने बोलिए कि देखिए आपने वहां पे मुझे ये, वो तुरंत सुधर जाएगा। नॉट टू बाइट बट टू, एक बार अगर आपने कह दिया कि ठीक है, आपने मान लिया हस्बैंड है, ठीक है मैं ये काम आपने कह रहे हैं मैं करूंगी लेकिन ठीक है मैं आपके पिताजी को बता देती हूँ, अपने पिताजी को बता देती हूँ, आपकी बहन को बता देती हूँ कि आपके भाई ऐसा ऐसा चाहते हैं, मैं करूंगी लेकिन मैं सबको बता के करती हूँ, आपकी इच्छा सर आंखों पर है लेकिन आप जो है मैं सबके बता कर, आप गलत काम तो कर रही हैं, आप कोई गलत बात भी नहीं कर रहे हैं तो सबको बता देते हैं, जैसे आप कहिए नॉट टू बाइट बट टू बता देते हैं, इसी में देखिए सारा बदल जाएगा, वो तुरंत सुधर जाएगा, उसे अरे नहीं तो बता देगी सबकी बात, बंद कमरे में कुछ और होते हैं बाहर कुछ और होते हैं। तो जैसे करा ये दूसरा फार्मूला नॉट टू बाइट बट टू हिस। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है? अब मैं पूजा दीदी के पास चलता हूँ, वो क्वेश्चन है उनका, किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज करिए, फिंगर रेज करिए, मैं लाइन से आ रहा हूँ फर्स्ट स्क्रीन पे। हाँ पूजा दीदी दिख गई, हाँ दीदी बताएं दीदी। गुड मॉर्निंग हाँ शिव प्रभात दीदी। सर, आप मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। आपने कहा कि आप पहले अपनी बात है जो वो बोल के बताइए, है ना? कई बार ये होता है कि सामने वाला बोलने की इजाजत ही नहीं देता, अभी जो मैंने कहा है आपको वो करना भी है, आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो, अगर आप बोलोगे तो फिर आप काम भी करोगे, फिर वो आपकी 4 गलतियां निकाल के इरिटेट नहीं बोलने दीदी, मुंह ऐसे में में तो क्या ताला करना थोड़े लगा, मुंह में आप सामने जाके बोलिए, मुंह में बोलना तो है ही, वो दूसरा सर, स्टेप है। बोलने की परमिशन नहीं परमिशन के लिए आपका सर, मुंह खोलने बोलने की की परमिशन है ही नहीं है दीदी, कोई परमिशन क्या, मुंह खोलने की सर। परमिशन होती लेनी होती कि आप बोल रहे हैं परमिशन लिया, सर ये आपने अभी ऐसे
सर कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप देखोगे कि मैंने इस बंदे के सामने बोल ही नहीं सकता मैं। क्यों नहीं बोल सकते बताइए, आप किसके सामने नहीं बोल सकते बताइए, किसके कौन आ सकता है जो आपका मुंह रोक सकता है? आवाज तो आप निकाल सकती है, वो हो सकता है आपकी बात सुने नहीं, मुंह से आवाज निकालने में कौन आपको रोक सकता है? रोक सकता है कोई? सर कुछ चीजों में फियर रहता है, जैसे नहीं ऐसे करेंगे तो ऐसे हो तो ये भी जाएगा, समस्या होनी, यही तो ये फिर चीजें। यही तो फिर आप अपनी बकरी खुद बन रहे, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो फियर है यही तो अपनी बकरी खुद बनना है, अपने पौधे को आप खुद ही चरें, फियर नहीं दीजिए आप एकदम। अगर आपको लग रहा है कि यह व्यक्ति मूर्ख है और आपने उपेक्षा भी कर लिया, उपेक्षा करके भी ये सुधरा नहीं, तब एसर्टिव बनिए। एसर्टिव मतलब अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक कहिए उससे कि मेरा ये विचार है। आप भले आप जैसे मैं बता रहा हूँ, आप नॉर्मल देखें, भारत का संविधान तो आपने पढ़ा ही होगा। हमारे संविधान में क्या एक बात है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लोकसभा से बिल चला जाए तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको दोबारा भेज सकते हैं, जर्नलिस्ट है, लेकिन राष्ट्रपति भी पावर दी गई, आप अपनी बात को असर्टिवली बोल सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन संविधान में पावर है। राष्ट्रपति ने पिछला मान लिया अब्दुल कलाम जी ने किया था, कैसे कौन सा बिल था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने कोई बता सकता है? उन्होंने एक बिल रिटर्न किया, अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, बिल रिटर्न किया और फिर अटल बिहारी जी ने बोला नहीं अब दोबारा नहीं करना। जैसे यानी राष्ट्रपति जी असर्टिव हुए कि देखिए भले सब कुछ नियम है कि लोकसभा से आप संसद से जो बिल जाएगा राष्ट्रपति साइन कर देंगे, लेकिन हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि संसद से भी गलतियां हो सकती हैं, तो राष्ट्रपति जी को एक ऑप्शन दिया गया है, आप चाहें तो इस बिल को दोबारा भेज दीजिए। और ये पूरे संसद की इतिहास देखे 2 4 5 ज्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे कि राष्ट्रपति ने कोई बिल लौटाया। अब्दुल कलाम जी ने एक बिल लौटाया था, और जैसे लौटाया तुरंत जो है अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, बोले जो है कोई बात नहीं, राष्ट्रपति जी की इच्छा, दोबारा उन्होंने बिल नहीं, अगर दोबारा वो बिल भेज देते वापस तो राष्ट्रपति जी को साइन करना, ये भी संविधान में ही लिखा है कि दोबारा अगर संसद से बिल चला गया तो राष्ट्रपति जी साइन करेंगे, उनकी मजबूरी है। तो ये देखिए संविधान ने भी उनको असर्टिव होने की पावर दी। एक बार अपनी, हाँ देखिए सर लिख रहे हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल, एग्जैक्टली हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल था, उन्होंने रिटर्न किया। तो जैसे डिफाइन करने में डिफिनीशन को एग्री नहीं किए, अपनी बात यदि अगर एग्री नहीं हो रही सामने वाली बात को, एक बार तो बताना ही है, एक बार आप बताइए, आप देखेंगे 99% केस में वहां समस्या सॉल्व हो जाएगी। 99 आप अपनी बात को रखिए, मुंह में कोई ताला, तो ऐसा तो नहीं आप जैसे फियर है तो ये आपका अपना फिर प्रॉब्लम, तब तो बकरी अपनी आप खुद बन गई, तब वो सामने वाले दोष नहीं दे सकते। आप फियरलेसली अपनी बात को रखिए कि हाँ ऐसा है, आप ये चाहती हैं, मैं ऐसा चाहता हूँ, या आप ये कह रहे हैं मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ, इतना ही बोल देना कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस। वो देखिए वो सोचेगा आदमी यार एग्री नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती थोड़े, जबरदस्ती अगली बार कह रहा था आप राष्ट्रपति बन के साइन कर दीजिए, अगली बार तो साइन करना है, अगर बिल अगली बार आ गया तो साइन करना है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, एसर्टिव बनने से टेंशन क्रिएट होता है, होने दीजिए दीदी, मैं यही कर रहा हूँ, होने दीजिए। मूर्ख व्यक्ति उसकी तो उपेक्षा करनी थी, उसको धरती पर मानना ही नहीं है, टेंशन क्रिएट हो रही है, होने दीजिए। आपको तो ये टारगेट है मुझे सात्विक के पौधे को आगे ले चलना है, ये टारगेट है, इससे बोलने से आप शांत हो जाएंगे, वो कुछ भी बोलता है आप उसकी बात को लीजिए, कान में जाने नीचे उसके सब, कुछ भी कहेगा, चिल्लाएगा, डांटेगा, चिल्लाने दीजिए, मूर्ख व्यक्ति है, चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए। अगर सामने वाला कहे तुम में आवाज निकली तो निकलो घर से, तो निकल जाना दीदी, एकदम ऐसे कैसे निकल जाना, बिल्कुल भी सोचना नहीं। अगर ऐसा व्यक्ति बोल रहा है उसके लिए कानून है, ये थोड़े है कैसे कर सकता है, हस्बैंड वाइफ में, घर तो वाइफ का भी है, कोई हस्बैंड थोड़े कर सकता है, ये तो कानूनी अधिकार है आपका, कोई ये नहीं कर सकता। अगर ये कह दे कि तुम में, अभी मैं आगे आएगा इसी डिफिनीशन दीजिए, मैरिज की भी डिफिनीशन आने वाली है, मैरिज की डिफिनीशन जब आएगा तो आप देखेंगे जितने लोग इस समय क्लास में हैं, 73 लोग हैं, मुझे लेके 74, मुझे लेके 75, सभी शादीशुदा हैं। अभी मैरिज की डिफिनीशन बताऊंगा, इसमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर कहना मुश्किल हो जाएगा मैं शादीशुदा हूँ। शादी होना, 7 फेरे लगा लेना, बच्चे पैदा कर लेना, बच्चों की फीस इकट्ठा करना, वो एक अलग बात है। योग में मैरिज की एक डिफिनीशन है, वो मैं बताऊंगा, तभी आप देखेंगे सब इसमें से 75 लोग हैं, 1-2 लोग ही निकलेंगे या शायद वो भी ना निकले कि कहेंगे मैं शादीशुदा हूँ। तो देखेंगे मैरिज होना, तो जब अनमैरिड ही घूम रहे तो क्या दिक्कत है, निकल जाना घर से। अनमैरिड नहीं, आप समझिए, मैं बिना जाने ही कह रहा हूँ, इसमें 73 लोग अनमैरिड हैं। अभी मैं मैरिज की डिफिनीशन बताने चल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक दीदी लग रहा है अनमैरिड है, मतलब वो शादी हुआ नहीं है, ठीक है चलो उनको हटा देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने 7 फेरे लिए,
मैं उनमें अभी बताने चल रहा हूँ, सारे लोग अनमैरिड निकलेंगे। मैरिज की डिफिनेशन बताऊँ तो आप सोच रहे बाप इसको कहते हैं मैरिज, तब तो हुआ ही नहीं, तब तो मैं भी अनमैरिड हूँ, तब तो मैं भी अनमैरिड हूँ। अभी ऐसे ही आएगा। वो बच्चा कर लेना वो सब अनमैरिड नहीं, वो मैरिज की मैं उसको मैरिज नहीं हूँ। अब यहाँ आपने बच्चा कर लिया, 7 फेरे ऐसे से घूम लिए, एक सर्टिफिकेट ले लिया, वो एक संसार की डिफिनेशन है मैरिज की, वो अलग बात। तो मैं टॉपिक पर जाता हूँ। तो इसमें कहे कि असर्टिव होने में किसी तरह का डर नहीं रखना, नॉट टू बाइट बट टू हिस। और फिर अगर समस्या नॉट टू बाइट बट टू सॉल्व नहीं हुई, अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने डरा भी लिया, धमका भी लिया कि मैं ससुराल चली जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, जो ये सब आपने बोल दिया, या हस्बैंड ने धमकी दे दी वाइफ को कि मैं अब सैलरी तुम्हें नहीं दूंगा, बहुत खर्च करती हूँ, कुछ भी, पिताजी हैं पुत्र को, पुत्र पिता को, जिसको भी आपने नॉट टू बाइट बट टू हिस कर दिया, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली, समस्या नहीं सॉल्व हुई, तब अगला स्टेप आता है। अगला स्टेप होता है डू व्हाट एवर इज नेसेसरी। जो आपको लगे, आपको हस्बैंड को मारना है मारिए, छोड़ना है छोड़िए, पिताजी को कुछ करना है करिए, डू व्हाट एवर इज नेसेसरी। लेकिन इसका कंडीशन क्या है? फॉर इम्प्रूवमेंट। उस व्यक्ति को सजा देने के लिए कोई काम मत करिए, उसको सुधारने के लिए और सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो करना है ये करिए। इसका मैंने एक एग्जांपल आपको शेयर किया था। मेरे एक परिचित है जिन्होंने अपने बॉस को ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में खड़ा कर दिया ले जाकर, इस समय केस चल रहा है। मैंने बताया था अपने बॉस को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपने बॉस के खिलाफ शिकायत की। मैंने बताया था ना इस बैच में, कहीं और एग्जाम्पल बताया था, यहाँ बताया था नहीं बताया, चाहता वो लगा मैं कहीं और बताया, मैं बोल देता हूँ। मेरे एक परिचित हैं, ठीक है, वो भी इसी सर्विस में जिसमें मैं, इंजीनियरिंग सर्विस, मतलब ये टेलीकॉम में नहीं, कहीं और सर्विस में। वो ऐसे ही ऑफिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ऑफिसर हैं, बहुत मुझसे काफ़ी सीनियर हैं। तो वो बताया सुबह जब मैं नौकरी ज्वाइन किया तो एक बॉस मिला। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बहुत सारा भ्रष्टाचार जैसे चलता है, खूब ज़्यादा जानते हैं ऑर्डिनेंस खरीदने के लिए। अब वहाँ सिस्टम में अच्छा देखा जाए लेवल 5 में बताया था। हाँ दीदी, अच्छा मुक्ता जी कुछ बोलना चाहेंगे? आई थिंक ऐसा ही कुछ इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। हाँ जब मैं प्रोबेशन की ट्रेनिंग पर ही थी, जो हमारी फील्ड ट्रेनिंग होती है ना 4-5 महीने की एसडीओ ट्रेनिंग, हाँ, तो जो मेरा बॉस था वो मेरे से और मेरा एक और बैचमेट, उसको भी उन्हीं के अंडर में एसडीओ लगाया गया था। तो हम दोनों तो डायरेक्ट रिक्रूट वाले थे, तो कुछ उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो वंस ही केम टू माय ऑफिस और बोलता है सारा खोलो, कैश चेस्ट और ये सब दिखाओ, कितना है गिनवाओ, ये सब करो। तो आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करती नहीं थी। और मैंने एएलटीटीसी में डायरेक्टर को कंप्लेंट कर दी। उनसे पहले बात की, उन्होंने कहा आप लिख के दे दो, और मैंने राइटिंग में कंप्लेंट कर दी कि उन्होंने आके ये करवाया और वो अब मेरे को ऐसे ऐसे हैरेस करते हैं, उनको ये पैसा चाहिए। एक्चुअली एक्शन इज टेकन, ही वाज अबाउट टू रिटायर इन 1 ईयर, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उनका विजिलेंस केस होके सब कुछ रुक गया था। ऐसे है दीदी, जैसे जो मैं लाइव एग्जांपल देखिए दीदी का सामने है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ऑफिसर हैं। उनके बॉस ने ऐसे जो है परेशान करना शुरू कर दिया, वो भी नई नई सर्विस ज्वाइन किए। अब वो भी भाई ईमानदार टाइप के हैं, अभी बहुत बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, ठीक है, जिनकी बात करना। तो वो बोले कि यार उस बात बहुत परेशान करता था, मैं पैसा लेता नहीं था। अब बॉस को पैसा जो जाता था इनकी वजह से रुकना शुरू हो गया, बहुत उल्टे सीधे काम कराता था। तो इन्होंने शुरू में 2-4 बार साइन वाइन किया, फिर बोले सर ये मत करो, इसे छोटे 1-2 लाख पहले क्या करते रहते हो। अब अपने बॉस को समझाया, बॉस समझ ही नहीं रहा है। कई बार उन्होंने बोला सर ये ठीक नहीं है। फिर बॉस नहीं समझा, यानी पहले उन्होंने उपेक्षा की, असर्टिव भी बने, नॉट टू बाइट बट टू हिस, सर आप फंस जाएंगे, सर हम लोग फंस जाएंगे, आपकी भी नौकरी जाएगी, मेरी भी जाएगी, आप तो रिटायर होने वाले हैं, आपका ये बेनिफिट। बॉस इस पे भी नहीं सुधरा। तब उन्होंने सिंपल एक दिन क्या किया, उन्होंने बॉस का फिर पूरा कच्चा चिट्ठा बनाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, इस दिन बॉस ने ये बोला, इस दिन ये बोला, फोन रिकॉर्ड, ये सारा काम करना शुरू कर दिया। हफ्ते 10 दिन में एक डेटा क्रिएट कर लिया। फिर इसका सीधा 1964 पे फोन किया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की हेल्पलाइन है, फोन किया, देखिए मेरा बॉस ऐसे ऐसे करता है ये। और वो लोग तो ऐसे ढूंढते रहते हैं। तुरंत आया जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाले आए, इनसे मिले और पूरा ऑफिस में माहौल क्रिएट किया, उनके बॉस को रंगे हाथों पकड़ा, पैसा लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। और उसके बाद जो है अब अभी बॉस को पता नहीं चल रहा शिकायत कहाँ से हुई, अभी बॉस को अब जो केस शुरू हो गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। अब गवाही के लिए इनके सबॉर्डिनेट, यानी जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ मेरे सीनियर, उनको बुलाया जाता था। अब वहां पे बॉस सबॉर्डिनेट दोनों मिल रहे हैं। अब वो क्या कहता है
यार तुम मुझे बता देते, तुम कंप्लेन करने से पहले मैं सुधर जाता। क्योंकि वो रिटायर हो चुके, उनके सारे बेनिफिट चले गए, जो रिटायरमेंट सारे बेनिफिट चले गए। वो अब फिर मेरे जो सीनियर कह रहे यार सर मैं तो आपको कह ही रहा था आप ये मत करिए, मैं कितनी बार आके आपको बोला। बोले हाँ ये तो ठीक है, ये बताए मैं सीबीसी में जा रहा हूँ, तुम मुझे बता देते। तो बोले सर मैं बताता तो आप मुझे खा जाते उस समय। उन्होंने चुपचाप यानी कि डू व्हाट एवर इज नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट। सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो रही है, उस व्यक्ति को सुधारने के जो जरूरी है वो करिए। फिर आप सोचिए नहीं वो कौन है सामने वाला, हस्बैंड है, वाइफ है, पिता है, पुत्री है, जो मन हो वो करिए। और ये अहिंसा है, ये हिंसा नहीं होगी। अगर आप उन्होंने हो सकता है भाई कहे कि शिकायत करके उन्होंने अपने बॉस को दुखी कर दिया, ये अहिंसा की परिभाषा, ये हिंसा नहीं, किसी भी तरह से उन्होंने हिंसा नहीं की। आज की डेट में भी अभी वो केस चल रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले उनसे मिला था तो बताया हाँ वो केस चल रहा है। अभी वो जाते हैं और वो तो दिल्ली में पोस्टेड है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ मेरे सीनियर दिल्ली में। बोले मैं तो सीबीसी जाता रहता हूँ। सीबीसी जाते हैं, वो उनका बॉस पता नहीं कहाँ से नागपुर से आता है, नागपुर से आता है हर बार केस के लिए। और जब मिलता तब यही शिकायत कि यार तुमने मुझे फंसा दिया। हालांकि पैसा इतना कमाया है कि उनको इससे ज्यादा दुख नहीं हुआ कि इससे रिटायरमेंट बेनिफिट चले गए ये वो। लेकिन अब दुनिया भर की इंक्वायरी शुरू होगी ना, पुरानी इंक्वायरी, जो पैसा बैंक में वो भी शायद चलाएगा उनका वापस। तो क्लियर है, मैं ये बता पाया मूर्ख व्यक्ति के साथ कैसे डील करना। 4 स्टेप, पहला उपेक्षा, दूसरा असर्टिव, तीसरा नॉट टू बाइट बट टू हिज, और चौथा डू व्हाट एवर इज नेसेसरी। आपको लग रहा है कि भगवान राम ने रावण को मारा, कोई ईर्ष्यावश थोड़े मारा, रावण का गला काटना जरूरी था इसमें उसको सुधारने, इसलिए तीर मारा। लक्ष्मण ने अगर कुंभकर्ण को मारना था, वो स्टेज आ चुकी थी। अब सॉरी लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा तो वो स्टेज आ गई इसका गला कटना चाहिए। तो अगर गला कटना है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये अपने आप में अहिंसा है, ये हिंसा नहीं। सुधार के लिए जो जरूरी है, आप देखिए भारत का संविधान भी, हमारे यहाँ भी किसी भी अगर आप किसी वकील से या किसी मिलिए, हमारे यहाँ लॉ किसी को सजा इसलिए नहीं होता। लॉ इसलिए दिया था, पनिशमेंट जो है किसी को सजा के तौर पे नहीं दी जाती। जो आप बोलते हैं 5 साल जेल में रहो, 3 साल जेल में रहो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो इसलिए कि ये कहा जाता है जेल में रह के सुधर जाएगा, इसको अच्छा वातावरण मिलेगा। वो अलग बात है वो जेल से निकल कर और बड़ा अपराधी बन जाए, लेकिन ऐसा होता है कि वो जेल में उसी ने रखा था ये सुधार होता है। अच्छा देखिए, नॉट टू बाइट बट टू हिज, बताए इसका तो मेरा कोई एग्जांपल नहीं है। हाँ बताए, नॉट टू बाइट बट टू हिज का एग्जांपल। अनम्यूट कर दीजिए, इधर से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। हाँ हो गया। मैं एमटीएनएल बॉम्बे में पोस्टेड थी हाँ। और एरिया देख रही थी मैं, और एमटीएनएल में भी करप्शन की कोई कमी नहीं है। सब जगह ही है। बट मुझे तो केवल अपना काम करना आता है, बाकी कुछ नहीं। तो मेरे ही सबऑर्डिनेट्स थे जो लोग, मैं पोस्ट हो गई तो उन लोगों को मिलना खाना जरा कम हो गया, क्योंकि मैं तो नहीं लेती हूँ किसी से कुछ भी। और यदि वो मेरे नाम पर लेते भी थे तो मैं सीधे बोलती थी कि जो ले रहा है मैं चेक करूंगी कि क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है। जब पहली बार मैं चेक करने गई तो मैंने पाया कि यदि वो 1 मीटर काम होता है तो 10 मीटर दिखाया जाता है। मैं बोला मैं तो इस बिल पर साइन नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उन लोगों ने, कॉन्ट्रैक्टर ने, कि इसको देना होता है उसको देना होता है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है। अच्छा अब ये बताओ किसको कितना % देते हो, ये बता दो। उसने कुछ बताया, इतना % इसको, इतना इसको, इतना इसको। मैंने कहा यानी ये सारा कुछ मिला के आपका 10% आया, तो 1 मीटर का तुम 1.25 मीटर लिख दो, लेकिन 1 का 10 मीटर तो मैं नहीं लिखने दूंगी। तो सारे बिल्स वगैरह पे जब मैंने साइन करना मना कर दिया कि मैं सैंपल चेक करने आऊंगी और तब करूंगी, तो किसी ने मेरी कंप्लेंट की कि ये जो मैडम है ये बहुत ज्यादा नियम कानून के हिसाब से चलने की बात करती है और उससे हो नहीं पाता है। मुझे पता भी चल गया कहाँ कंप्लेंट की है, और चूंकि बॉस को पता था कि मैं काम बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो उन्होंने, मेरे पास कंप्लेंट नहीं आई थी, उन्होंने ही उस कंप्लेंट का जवाब वगैरह दे दिया। फिर जो नॉट टू बाइट बट टू हिस का बताती हूँ, मुझे पता चल गया था कहाँ से कंप्लेंट हुई है। सैंपल, उनकी 4 फाइलें जो नीचे सबऑर्डिनेट है मेरे पास आई हुई थी, और मैं सैंपल चेक करने पहुंच गई काम का। और सैंपल चेक करने पर मैंने पाया कि जिस बिल्डिंग में उन्होंने दिखाया था, जैसे क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग होती है ना, एक सोसाइटी है उसमें 10 बिल्डिंग है, 12 बिल्डिंग है, तो मैं केवल आधे घंटे पहले बताती थी कि मैं इस बिल्डिंग पे आ रही हूँ काम चेक करने के लिए कि क्या क्या हुआ है, और मेजरमेंट करवाने के लिए, और पहुंच जाओ। तो उनके पास कुछ टाइम भी नहीं होता था कि वो कुछ कर पाए।
सखी ऑफिस से निकलते समय ही सीधे ऑफिस से बोलती थी कि इस कॉन्ट्रैक्टर को जिसने काम किया उसको बोलो वो वहां आ जाए, जिसका काम है सेक्शन का वो आ जाए और मैं जा रही हूँ। रेंडमली मैंने एक बिल्डिंग कहा कि मैं इस बिल्डिंग में काम देखना चाहूंगी। यू विल नॉट बिलीव, उस नंबर की वहां बिल्डिंग ही नहीं थी। बिल्डिंग नहीं था। बिल्डिंग ही नहीं थी। समझ गया। ठीक है, अब वो घबरा गए। फिर वो नॉट टू बाइट बट टू हिज, वो बंदा रिटायर होने की कगार पे था, एससी ऑफिसर था। इनका कल को वो जो है SC ST एक्ट और उसमें जाएगा कि हैरेस कर रहे हैं, लेकिन मेरे को इन सबसे डर नहीं लगता जब मैं सही हूं तब। मैंने वो चारों फाइलें अपनी अलमारी में बंद करके चाबी मेरे पास रख ली। फिर कुछ भी आता था तो मैं बोलती थी ठीक है मैं ये विजिलेंस को दे रही हूँ या चुपचाप रिटायर हो जाओ। सही बात है। नॉट टू बाइट बट टू हिस, उसके बाद चुपचाप ठीक से काम होता था। देखिए लाइव एग्जांपल ऐसे मैं ट्रांसफर होके आई थी तो फिर मैंने कहा था कि अब तुम लोगों को, जब मैं वहां से उसके रिटायरमेंट से पहले मैंने दिल्ली ट्रांसफर ले लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर दिल्ली हो गया था। तब मैं अलमारी में फाइल छोड़ आई थी, बॉस को बताई थी ऐसी 4 फाइलें मेरे पास रखी है, अब आपको जो करना हो कर लेना। सही बात है। ये देखिए ऐसे यानी मूर्ख व्यक्ति के साथ कैसे डील करना, ये चारों स्टेप मुझे लग रहा है क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ से मैं क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है। अब आपके लाइफ में देखिए मूर्ख व्यक्ति होंगे, तो चारों सुखी व्यक्ति बता दिया। सुखी व्यक्ति के साथ मित्रता का व्यवहार, दुखी व्यक्ति के साथ करुणा का व्यवहार, और पुण्य आत्मा के साथ प्रसन्नता का व्यवहार, और मुदिता। और दुखी व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के साथ उपेक्षा का व्यवहार करना। ठीक है, बस यहाँ से मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। आप कहाँ पर पोस्टिंग है? अच्छा किसका करें? अच्छा विदाउट काम बिल बनता है, ये दीदी जो लिख रहा है ये कॉन्ट्रैक्टर है। आप हम लोग साइड के दूसरे, ये साइड के दूसरे टाइप वाले लोग हैं। रमेश भारद्वाज जी बीसरन कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। हर तरह के लोग हैं ना, लोग हाँ। बनवाते भी हैं, लेकिन मैं तो देखती हूँ ना जाके जी। क्या काम हुआ है। ठीक है रमेश जी, दीदी अब नहीं है, दीदी अब दूसरी मिनिस्ट्री में है। अभी आपके काम का नहीं है, ठीक है। चले मैं क्लास को यहाँ से एंड कर रहा हूँ। अच्छा और कुछ पूछना वाला ग्रुप में पूछेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर करके। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्णाय। अच्छा कल आप लोगों का नहीं होगा, कल संडे छुट्टी रहेगा, मंडे से हम लोग क्लास लेंगे कि कल का बंद रहेगा। ठीक है।